मेरे दोस्त आज शुरू करते हैं नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा। ठीक है, और चलिए इसी तरह बहुत सारे अब मेरे यूट्यूब चैनल पे अधिकतर एमसीक्यू हर क्षेत्र के एग्जाम का होगा, टेंशन ना लेंगे। और करंट अफेयर जो 9 बजे चल रहा है बिहार एसएससी के लिए स्पेशली चल रहा है, 2 बजे जो चल रहा है साइंस का वो स्पेशली चल रहा है, बस इस पर ध्यान रखेंगे। बिहार एसएससी स्पेशली तैयारी के लिए ये चल रहा है, छोटे छोटे क्लिप। और साइंस का जल्द ही खत्म होने वाला है प्रैक्टिस सेट, जो कि आप उसके बाद एसएसटी का जितना भी क्वेश्चन आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 2 बजे हो जाएंगे। तो साइंस का अगर देखना होगा तो जाइएगा प्लेलिस्ट में और जाकर देखिएगा। ठीक है, धातु और धातु के बाद साइंस को कुछ दिनों के लिए रोक दूंगा, फिर मिक्सअप क्वेश्चन आऊँगा जब महीने एग्जाम के 1 महीने बचेंगे तो। ठीक है, ठंड में। उसके बाद एसएसटी का भी बचा हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो करवा कर फिर साइंस और मिक्स करके क्वेश्चन मिक्स लाऊंगा जिससे आपको सॉल्व हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपका प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे, आपका सपोर्ट होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए थोड़े ऊपर कर लेते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? बताएंगे कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो याद रखिएगा, पंचायतों का चुनाव जो है ये करवाना जो होता है ये नहीं होता है भारतीय चुनाव आयोग का। ये किसका काम होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का, याद रखिएगा राज्य के निर्वाचन आयोग का ये काम है, उत्तरदायित्व होता है पंचायतों का चुनाव करवाना। ठीक है, और भारतीय जो चुनाव आयोग हैं वो सब करते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं, मतदाता सूची तैयार करते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी ये चुनाव आयोग करता है, लेकिन पंचायतों का काम नहीं करता है चुनाव आयोग। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। और वर्ल्ड कप है तो थोड़े से आप लोग वर्ल्ड कप देख लीजिए, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट आप जो 10 बजे देखते हैं थोड़े से लेट होंगे, 11 बजे तक आप देख लीजिएगा। चलिएगा, क्योंकि हमारा भारत का वर्ल्ड कप है, मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है तो सेमीफाइनल है तो जरूर देखना बनता है कि नहीं? चलिए, संविधान और विधि के परीक्षण संरक्षण संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं बताइएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे और बहुत ही अच्छे से जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, इसके जो हैं राष्ट्रपति करते हैं। याद रखेंगे, राष्ट्रपति संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ क्या हो लेते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति। चलेगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। ये देखिए क्या है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? पूर्णतः लागू कब हुआ? ये हुआ। आया पारित कब हुआ था? तो याद रखिए, पारित की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये आया था 1992 में। याद रखेंगे कब पारित जब आया कब था? संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम हुआ था 1992 में वो आया था, मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया था किसका? पंचायत का। लेकिन 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जवाब देंगे। तो याद देखिए 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। यही क्वेश्चन घुमाता है, इसी चीज़ को हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दर्जा कब मिला था? तो 1992 को। ठीक है, याद रखिएगा पंचायत से पूछता है तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 1993 को याद रखिएगा लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को ही हम लोग पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। और ये बलवंत राय मेहता समिति के तहत ये आया था, याद रखेंगे। ठीक है, त्रिस्तरीय रूप से जो है लागू कब किया गया था पंचायती को? तो बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा लागू किया गया था, और लागू किया गया था याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पूछ दे कि संवैधानिक रूप से उसको दर्जा कब मिला था? तो 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में दर्जा की बात करेगा। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगा। 1992 और 1993, अगर कन्फ्यूज दूर हो गए होंगे तो कमेंट करेंगे। चलिएगा, चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। चौथे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या बोलता है? चौथे प्रश्न में है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? आप बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है के संदर्भ में आपको सही बताना है। ठीक है, तो सही आप जानते हैं कि इसमें क्या सही है। तो याद रखिएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता, यही जो है सही है। ठीक है, देखिए यदि यह लोकसभा का पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना नहीं, ये देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा, देना है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, एकदम सही है। ये सब भी जो है नहीं ऐसा होता है, जो मंत्री मेन होता है उसके प्रति होता है, उसके बाद सब हट जाते हैं। ठीक है, समझ गए? और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, नहीं जरूरी नहीं है, कारण बताना जरूरी नहीं है, बस ला देना है। ठीक है,
तो ये भी आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, कारण जरूरी नहीं है कि बताइए। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा, इसमें अगर पूछ दे कि अविश्वास प्रस्ताव कब आना चाहिए, तो 50 जो हैं, अगर टोटल सदस्य हैं उसमें से 50% समर्थक होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी ये प्रस्ताव आएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 5वां प्रश्न का जवाब देंगे, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? बताएंगे, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ये जवाब देंगे। तो आप जानते हैं 5वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 5/6 सदस्य होना आवश्यक होते हैं, याद रखेंगे। देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों का अगर पूछे तो 5/6 बोलिएगा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। और 1/6 अगर पूछे तो 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। ठीक है, क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चलिए 6ठा प्रश्न का जवाब दीजिए। 6ठा प्रश्न है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? अगर सिक्किम का पूर्ण राज्य का दर्जा अगर पूछे तो किस संविधान संशोधन का द्वारा हुआ था, तो बताएंगे 36वां। क्या बताइएगा? 36वां बताइएगा, याद रखेंगे। 36वां हुआ था कब, कौन सा अधिनियम? तो 1975, याद रखेंगे 1975। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे। मैं अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन है, देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट में गलतियां हैं जो कि मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर सोल्व करवाने लगूँ तो बहुत लंबा जाने लगता है, इसलिए मैं सोल्व नहीं करवाता। क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा एक वीडियो मैंने डाला, उसमें भी क्वेश्चन जो है MCQ थोड़ा सा गलत हो गए। तो क्या होता है ना कि MCQ करवा रहा हूँ, नहीं कि मैं बेसिक रूप से डिटेल जान रहा हूँ। डिटेल अगर करवाऊँगा तो मैं उसमें गलती हो तो बताना। ठीक है, और कुछ है तो आप गूगल सर्च कीजिए और आंसर को जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए कि लोगों को मदद हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें ढक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, अशोक मेहता जो समिति है की सिफारिश हुई थी उसमें कौन शामिल नहीं है? ठीक है, ये जवाब आपको देना है। तो आप जानते हैं कि अगर चलिए ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ। पंचायती चुनाव के सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक भागीदारी हो, क्या ये सही है? बताइएगा आप। ठीक है, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधन जो है, कराधन अनिवार्य शक्ति हो, धन की अनिवार्य शक्ति हो। किस स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, यही गलत है, आरक्षण तो है। ठीक है, आरक्षण होनी चाहिए। ठीक है, यही है। और पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। देखिए ये सब तो सब सही है। ठीक है, ये सब सही है, लेकिन आपको पूछ रहा है नहीं के आंसर में, तो आप ऑप्शन नंबर सी को पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अशोक मेहता अगर समिति का डेट पूछते तो आप बताइएगा 1977। ठीक है, अगर पूछ दे अशोक मेहता समिति का संगठन जो हुआ था, गठन जब हुआ था, तो याद रखिए दिसंबर, डी माना दिसंबर 1997 को हुआ था। कितने लोग सिफारिश किए थे? तो 132 लोग सिफारिश किए थे। ठीक है, क्या किए थे कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, उन सिफारिश को शामिल नहीं, सिफारिशों में शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसा हुआ था, वही ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। ठीक है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट करेंगे। चलिए आपको यहाँ पे थोड़े से आपको मैनेज करने पड़ेंगे, छोटे से स्मॉल कर देता हूँ। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि देखिए सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, तो इस सूची 1 को हम 8वां क्वेश्चन को ऊपर की ओर करते हैं, सूची 1 पे करते हैं। अगर बिहार का जीके पढ़ रहे होंगे ना, तो ये महाजनपद और जनपद ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, चलिए इसे और छोटा भी कर देता हूँ। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए महाजनपद के बारे में जानते हैं, राजधानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मालवा जो है किसकी राजधानी है ये बताएंगे। तो मल है। मल को बताइए, एक का जो है ऑप्शन नंबर बताइए, मल का राजधानी कहाँ है? तो देखिएगा कुशीनगर, कहाँ है? कुशीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 तो बस इसी में है, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी इस राइट हो जाएगा। लेकिन चलिए मिलान करते हैं। कंबोज की राजधानी कहाँ है? कंबोज की बताइएगा हाटक, कहाँ है? कंबोज की ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है ना। असमक का राजधानी बताइए कहाँ है? तो याद रखिए पोटली, कहाँ है? पोटली ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचाल की राजधानी बताइए, पंचाल की राजधानी आप जानते हैं, पंचाल का बताइए। पंचाल की राजधानी आप जानते हैं अहिच्छत्र, कहाँ? अहिच्छत्र बताइएगा। और बचा क्या? मगध का
ब्रज होता है, गिरि ब्रज कहिए, राजगिरी कहिए, जो कहना है जो कह सकते हैं। तो आप जानते हैं इसका 5 होगा, इसका सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ए हो गया यहाँ कुशीनगर का, ध्यान से सुनेंगे। बी हो गया आपको हटक, ठीक है। अस्मक का ए हो गया, याद रखेंगे। सी का यहाँ हो गया पोटली। पंचाल का बताइएगा, पंचाल का यहाँ हो गया, डी का पंचाल हो गया, और ई का आपका गिरि ब्रज हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं। 9वां प्रश्न की ओर चलेंगे जूम के साथ। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे। 9वां प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, मतलब संबंधित नहीं था, ये बताना है। तो बताइएगा कौन नहीं था। तो आप जानते हैं पतंजलि जो है आपका जो है दरबार से संबंधित नहीं थे, याद रखेंगे। और अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन, ये सब जो थे। ठीक है, 9वां प्रश्न का आप जानते हैं, तो याद रखिएगा अश्वघोष, नागार्जुन, पारस, चरक, ये जो थे कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, लेकिन पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि पतंजलि कौन थे, तो याद रखिए पतंजलि एक महर्षि जो पतंजलि थे शुंग कालीन विद्यमान थे, मतलब शुंग काल के समय के विद्यमान थे, उस समय के शासक के समय थे। चलिएगा, हिजरी संवत आरंभ हुआ, बताइएगा हिजरी संवत जो है आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। आरंभ हुआ था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। याद रखिएगा हिजरी संवत का आरंभ हुआ था पैगंबर साहब जो थे जो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में ये हिजरी संवत आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, याद रखिएगा। इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है, बताइएगा। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो एक छोटा सा क्लिप में डाल दूंगा। चलिए इसे आगे थोड़े से स्मॉल में कर देता हूँ। सूची 1 सूची 2 आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सूची 1 में वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शंकराचार्य, ये सब थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। तो याद रखेंगे, तो जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य की अगर बात करें, वल्लभाचार्य जो थे वो थे पुष्टि मार्ग। कौन मार्ग के थे? पुष्टि मार्ग। तो 1 का 2 देखिए, 1 का 2 कहाँ है, ये जगह पे है और ये जगह पे। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन तो डी और ये तो कट गया, क्लियर। ठीक है, रामानुज का बताइए। रामानुज जो चार्य थे रामानुज, वो याद रखिएगा वो थे विशिष्ट द्वैतवाद। कौन थे? रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट द्वैतचार्य थे। तो बताइए 2 का 3, तो ये भी खत्म हो गया, ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब चलिए, अब याद रखिए माधवाचार्य तो द्वैतवाद थे, माधवाचार्य तो थे द्वैतवाद थे, शंकराचार्य कौन थे? अद्वैतवाद। क्लियर। तो इसमें आपको 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य यहाँ ये हैं पुष्टि मार्ग के थे, रामानुजाचार्य यहाँ थे विशिष्ट द्वैतवाद थे, माधवाचार्य आपको सी याद रखिएगा द्वैतवाद थे, और शंकराचार्य डी थे, याद रखिएगा अद्वैतवाद। ठीक है, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है सेट प्रैक्टिस तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर लगता है कि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाएं। और मैं एक सवाल करना चाहता हूं, एक एसआई का भी सेट प्रैक्टिस का डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करें क्या एसआई का सेट प्रैक्टिस लाऊं। सिर्फ प्रैक्टिस सेट, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, बताइएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बिहार के। और ये बिहार का अगर मेरा 12 बजे का जीके आप देखें ना, तो इसका जवाब आप बिना सोचे दे सकते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा है तो जवाब आप जानते हैं। सिर्फ कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के थे। कहाँ के? जगदीशपुर, जो कि पटना में ही पड़ता है, थोड़ी दूरी पे। तो याद रखिएगा 80 वर्ष के थे, लड़े थे। सोचिए, बिहार का जिक्के में देखिए आता है। सोचिए, मैंने जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, अगर आप उठ चुक रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं चुक रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए। जो कंटेंट दे रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ी मोड़ी बोलते समय गलतियाँ होती है, वर्ड, थोड़े सेंटेंस, थोड़े शब्द या थोड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ सटीक दे रहा हूँ, मैं सुधार करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं जो दे रहा हूँ बस उस कंटेंट पे भरोसा करें, आगे बढ़ें। ठीक है, और नहीं तो आप और दूसरा सेट प्रैक्टिस आप दे के देखिए, और उसके बाद हमसे बात कीजिए कि क्या आपको लगता नहीं है कि सेट प्रैक्टिस। और हाँ, पीडीएफ का जो कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो और ज्वाइन कीजिए बहुत सारे लोग, तभी टेलीग्राम पे पीडीएफ देने में अच्छा लगता है। और ज्वाइन कीजिए नलिन अकाडमी, जाइएगा, शिक्षा मंत्र टेलीग्राम है। इंस्टाग्राम पे भी नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र पे दीप चलता हुआ जो है पिक्चर रह गया, उस पर जाइए, ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। तो मैं पीडीएफ और वीडियो दोनों अपलोड करूँगा। और
थोड़ा सा अभी थोड़े से क्या है कि PDF का थोड़ा धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, सब अपलोड करके दे दूँगा, टेंशन ना लेंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए इसमें देखिएगा आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसमें देखिए मिलान करना है, इसमें बताना है, ठीक है। देख लें ना, मिलान करना है, सजाना है, कला अनुक्रम, ठीक है, सजाना है। तो बताइएगा, थोड़ा साइड कर देता हूँ। चलिए बताइए। बंगाल विभाजन बताइएगा, दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण हुआ था, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो आगे सजाना है, ठीक है। तो आगे याद रखिएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका, इसका डेट याद रखिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर, अक्टूबर याद रखिए, 16 अक्टूबर याद रखेंगे, अक्टूबर आपको 1905 में हुआ था, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले कौन होगा, बंगाल विभाजन। तो एक जो इसमें है सब में है, तो चलिए सब सही है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग आया था, तो मुस्लिम लीग आपका आया था 1906 में। उसके बाद आया था मुस्लिम लीग, तो 1906 में। तो एक के बाद 4 होना चाहिए, जिसमें 4 है वो 4 होगा, ये दोनों तो खत्म हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है। कांग्रेस विभाजन फिर उसके बाद हुआ था, कांग्रेस विभाजन आया था 1907 में, है ना। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, 7 में आया था। तो उसके बाद आ गया 3, तो 3 और 3 ये भी सही है। तो 1 3 4, अरे दोनों में आंसर सही है C और D दोनों सही हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगर पूछ दे कि जो है राजधानी कब आया था, तो याद रखिए 1911 में आया था, याद रखिएगा 1911 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था कोलकाता, ठीक है। मतलब दिल्ली से कलकत्ता जो है स्थानांतरित था। देखिए C और D दोनों सही है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम हो गया, ठीक है। याद रखिएगा दोनों का आंसर सेम हो गया, C और D सेम में, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा आगे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने संगीत और पुस्तक से एक वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा, छोटा सा क्लिप। चलिए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी, बताइएगा। बताइए किस जो है कौन सा उन पर जो आरोप लगा था जिससे उनको फांसी पड़ा था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को और अशफाक उल खां को, बताएंगे। 14वां प्रश्न का जवाब देंगे। आपके सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके लिए मिला था, तो याद रखिएगा इनमें ककोरी जो षड्यंत्र था, ककोरी कांड जो केस था ना, उसके कारण इनको फांसी की सजा मिली थी। अब चलिए ये क्या था, तो देखिए अगस्त 1925 में, याद रखेंगे अगस्त 1925 में, याद रखेंगे अगस्त, ठीक है, अगस्त 1925 में क्रांतिकारी, एक तरह से आतंकवादी कहिए जो कहिए, ने लखनऊ के पास ककोरी एक गांव था, ठीक है, उसमें एक चलती हुई ट्रेन में आग लगा दिए थे, ठीक है। कब, अगस्त 1925 में, ठीक है। और वहाँ के सरकारी खजाने को लूट लिया था। सरकारी खजाने को क्या कहते हैं, मतलब बम बारूद जो भी था, जो भी खजाना था वो लूट लिए थे, क्योंकि मतलब लड़ने के लिए, ठीक है। इन्हें आतंकवादी कहिए जो कहिए, क्रांतिकारी कहिए जो थे, दोनों थे। मतलब कहने का मतलब वो आज़ादी के लिए वो सब खजाने लूटे थे, ये नहीं कि अपने लिए, ठीक है। और लेकिन इसमें कितने लोगों को फांसी हुआ, तो 4 लोगों को हुआ था, लेकिन इन दोनों ज़्यादा नाम आया था, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे। तो 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर C, महात्मा गांधी, याद रखेंगे महात्मा गांधी, ठीक है। चलिएगा 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। 16वां प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, बताइए मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा अगर पूछे तो याद रखिएगा ये मिलाया था 1576 ईस्वी में। कब मिलाया था, 1576 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ज़्यादा डिटेल बाद में अकबर के बारे में स्पेशली वीडियो बनाऊँगा। तो 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। 17वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या प्रश्न है चलिए देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि गांव के शासन को स्वतःशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। सूत्रपात जो है पंचायतों की जो पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा ये किए थे द्रवियों ने, कौन किए थे, द्रवियों ने किए थे, याद रखिएगा। जो कि इन्हें द्रविड़ जो थे चोल शासक, जो साउथ इंडिया को होते थे, चोल शासक ने शुरू किया था, चोल शासक जो थे वो शुरू किए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। 18वां प्रश्न है कि प्रथम आलंग मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769
69 में मतलब 67 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? बताइएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ, ये पूछ रहा है। बताइएगा कौन विजय हुआ था, बताएंगे आपके सामने। तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में याद रखेंगे हैदर अली जो है विजय हुआ था। कौन हुआ था? हैदर अली जो है विजय हुआ था, यह ध्यान रखेंगे। कौन हुआ था? तो हैदर अली जो है विजय हो गया था, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन हुआ था? तो हैदर अली जो है विजय हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और याद रखेंगे डेट तो आपको पता है 1767 से 1769। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच मध्य युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें बाद में क्या हुआ था, त्रिकुट एगो संधि होता है, उस संधि में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, त्रिकुट संधि भी हुआ था, याद रखिएगा इन दोनों के बीच। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिशकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अगर देखे होंगे किताब का पुरस्कार का, अगर मेरा छोटा सा वीडियो है, अगर देखे होंगे तो उससे क्वेश्चन ये मिलता है, अगर देखे होंगे तो बताइए किसने इंग्लिश में डब किया था, इंग्लिश में किया था अभिशकुंतलम को, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन का जवाब आप आंसर और क्वेश्चन दोनों याद रखेंगे। तो आप जानते हैं 19वां प्रश्न का जवाब है सर विलियम जोन्स ने। कौन किए थे? तो सर विलियम जोन्स ने, याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने किए थे। ठीक है, हैदर अली का ये बताइए कि मद्रास की संधि कब हुई थी? आपका सामने एक क्वेश्चन है, ये जवाब दीजिएगा। आप पे कमेंट, हैदर अली और अंग्रेज के बीच जब हुआ था उसके बाद बताइएगा कि मद्रास की संधि कब हुई थी। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, आप लोगों के लिए जवाब देंगे। अभिशकुंतलम जो है किन्हें लिखा, मतलब किसने अंग्रेजी में किया? तो याद रखिए सर विलियम जोन्स ने, याद रखिएगा। उस समय कौन, अगर जब मतलब इंग्लिश में किया गया था उस समय वारेंग हेस्टी के समय वो कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन? सर विलियम जोन्स, याद रखिएगा। जब वारेंग हेस्टी उस समय शासन में था तब किया गया था, याद रखेंगे। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। 20वां प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? डुरंड रेखा के बारे में तो आप जानते हैं, पहले पाकिस्तान और भारत में था, अफगानिस्तान और क्या था, भारत का था कि पाकिस्तान और भारत का था? बताइएगा, आपके सामने है। नेपाल और भारत को आप हटा सकते हैं, नेपाल और चाइना को हटा सकते हैं, लेकिन आप बताइए, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का अब डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान की रेखा हो गई है। पहले भारत की थी, थोड़ी सी के लिए पहले था, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डिटेल आपका जानना है तो चलिए डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। डिटेल इसमें क्या है कि आंसर तो इसका यही है 20वां। इसका अगर लंबाई पूछते ये दोनों का डुंडर रेखा का तो याद रखिएगा 24-30 किलोमीटर है, लंबी है, याद रखेंगे, लंबी है, किलोमीटर लंबी है, याद रखेंगे। जो उस समय जब बना था उसका डेट क्या था, उस समय जब बनाया गया था तो 1893 में हुआ था, जो कि कोई अंग्रेज था, सिविल सेवक था, सर हेनरी मोटरी डुंडर जो था उस समय बनाया गया था। ठीक है, बनाया था, जो कि आपको उस समय रेखा बनाई थी भारत और एक तरह से सीमा बनाया गया था पाकिस्तान के लिए, जो भी कहिए। ठीक है, भारत पाकिस्तान के या भारत अफगानिस्तान के उस समय जो बनाना था वो सीमा बनाया था, उसके नाम पे ही बन गया था। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी, बहुत लंबी जानकारी है जो कि मैं बाद में बता दूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आप इसका जवाब देंगे। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है जबलपुर सोन जो है ये सुमेलित नहीं है। नदी का बातें बताना है। गोरखपुर राप्ती नदी होती है, गोरखपुर में राप्ती नदी है किनारे। सूरत में ताप्ती नदी, एकदम सही है। लुधियाना में सतलज है, एकदम याद रखेंगे, क्लियर है। ये सब सारी नदियां हैं, याद रखेंगे। लेकिन जबलपुर में कौन सी नदियां हैं, सवाल उठा ना, सोनपुर नहीं है तो कौन है? तो याद रखिएगा इसमें नर्मदा है, नर्मदा, याद रखेंगे। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है, याद रखेंगे। चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा इस पर कमेंट करिएगा। इसमें कोई आंसर गलत तो नहीं, अगर है तो आप कमेंट बताएंगे। लघु ज्वार भाटा जो है, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा जो है कब उत्पन्न होता है, इसका जवाब देंगे। तो लघु ज्वार भाटा जो है हमारा वो याद रखेंगे अर्धचंद्र के समय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अर्धचंद्र के समय ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य, सन और मून, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। लंबवत कहिए, जो कहिए, लंबवत कहिए, लंबवत हो जाता है, इसलिए ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है।
क्लियर? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु सहायक नदी नहीं है? सिंधु का जो सहायक नदी नहीं है वो बताएंगे। तो आपको पता है झेलम है, चेनाब है, सतलज है, लेकिन इंद्रावती जो नदी है वो सिंधु नदी का नहीं है। याद रखेंगे। चलेंगे आगे, ज़्यादा जानकारी बाद में। ठीक है, सिंधु का सहायक नदी अगर पूछ दे तो 5 है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा, 5 है, याद रखेंगे। सहायक नदी, सहायक, ठीक है, सहायक नदी याद रखेंगे। जैसे झेलम, चेनाब और सतलज तो याद हो गया। एक और रखिएगा, रावी याद रखिएगा, रावी नदी, ठीक है, कोई दिक्कत? रावी नदी, चिनाब तो हो गया, ब्यास नदी को याद रखिएगा, हो गया ब्यास नदी। क्लियर? 5 हो गए, 5 याद रखिएगा, सहायक नदी 5 ही है, याद रखेंगे। चलिएगा, 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, किस कारण होता है, ये जवाब देंगे। बताइएगा, परिवर्तन जो है किस कारण हो जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो सबसे लंबा क्वेश्चन है वही आंसर होगा। पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के सतलज की ओर झुका होना ही आपका क्या होता है? याद रखेंगे, आपका मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है, याद रखेंगे। अब अगर पूछते कि झुका होने के कारण कितनी डिग्री झुका होता है, तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका होता है इसके कारण। ठीक है, चलेंगे आगे, चलेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ हैं। चलिए 25वां प्रश्न का जवाब देंगे। डंकन दर्रा किनके बीच स्थित होता है? डंकन दर्रा जो है किसके बीच स्थित होता है, ये जवाब देंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, डंकन दर्रा जो है दक्षिण और लिटिल जो अंडमान द्वीप जो समूह है, लघु जो अंडमान निकोबार है उसी का होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्या है? याद रखिएगा, दक्षिण और लिटिल लघु जो जिसे कहते हैं लघु अंडमान जो है द्वीप का समूह होता है उसके बीच होता है डंकन दर्रा है। ठीक है, अगर पूछे कि ये कहाँ स्थित है, अगर डंकन दर्रा पूछे कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। कहाँ? महासागर में। ठीक है, सागर में, हिंद महासागर में, सिर्फ सुन लीजिएगा। ठीक है, अगर लगभग पूछे कि चौड़ाई कितनी है इसकी, तो याद रखिए 48, कितनी? 48, याद रखेंगे। कितना बोलिएगा? 48 लंबाई है इसकी। ठीक है, क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर पूछते कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लगभग छोटी द्वीप कितने हैं, मतलब ये दोनों के बीच अंडमान निकोबार और द्वीप के समूह के छोटा द्वीप कितने हैं, तो 572 द्वीप हैं, याद रखेंगे। चलिए, इतना जानकारी तो काफ़ी होगा, है कि नहीं? चलिएगा, इसमें आप देख लीजिएगा कि सूची 1 और सूची 2 में जो है मिलान करना है, जो कि आदिवासी हैं, अवस्थित हैं। आदिवासी कहाँ है और कहाँ अवस्थित है, चलिए इसे थोड़े से स्मॉल में कर देता हूँ और ऊपर की ओर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, अगर भील पूछे, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, तो भील अगर पूछते तो याद रखिए भील जो है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए का 2 होगा, तो यहाँ ए हो जाएंगे, तो ए का 2 होगा, यहाँ है, तो मतलब बी और सी तो कट गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ए का 2 होगा, तो भील का राजस्थान है। गोंड जो जनजाति है, आदिवासी जो है, कहाँ है, तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तीसरा, मतलब बी यहाँ है, तो छत्तीसगढ़, तो 2 का 3 होना चाहिए। चलिए ये भी सही है। ठीक है, चलिए 2 में लिम्बुस एक जनजाति है। लिम्बुस जनजाति जो है आपको सिक्किम में मिलता है। कहाँ मिलेगा? सिक्किम में, तो आपको याद रखिएगा सिक्किम 4, तो सी का 4 है, ये कट गया, मतलब इसमें तो डी भी कट गया, बचा ए ऑप्शन। तो डी का कौन होगा? कोनियाक जो है नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, क्लियर, भारी आवाज़ पे ध्यान न देंगे। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, बताएंगे। जो है लावा जो शैलों का निर्माण हुआ है, बताइएगा। भारत के दक्कन के पठार पर जो बैसाल्ट जो निर्मित हुआ है लावा, वो बताइए कि निर्माण हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है 27वां प्रश्न का, याद रखेंगे। ये क्रिटिशियस युग में, याद रखिएगा क्रिटिशियस युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलेंगे आगे की ओर, ज़्यादा लंबा चल जाएगा लगता है। चलिए आप तेज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, कांडला, ठीक है, कांडला जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है आप बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जवाब देंगे। कांडला बताइएगा आपके लिए, कांडला जो है क्या है ये बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। तो याद रखेंगे 28वां का ऑप्शन नंबर सी इज सही है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए ये है, याद रखिए। कांडला जो है निर्यात के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसका डिटेल अगर जानकारी जाननी है तो याद रखिएगा, भारत एशिया का पहला देश ऐसा है जो कि निर्यात संवर्धन में जो है ये जो है EPJ जो है को स्वीकार करता है, जो कि कांडला जो कहाँ पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है। कांडला जो है कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में।
गुजरात में। याद रखेंगे कांडला कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। याद रखेंगे एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। याद रखेंगे इसका स्थापना अगर पूछ दे, आपका इसका स्थापना पूछ दे तो बताइएगा 1965 में। ठीक है, 1965 में स्थापित किया गया था कांडला का। याद रखेंगे मतलब जो निर्यात के लिए। ठीक है, 29वां प्रश्न का जवाब देंगे गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, कौन सा संगठन जो है अनुमोदित करता है ये बताएंगे। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिए अनुमोदित करने वाला जो होता है प्रश्न मूल्य जो होता है वो आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी ने करता है। याद रखिएगा आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। 30वां प्रश्न में आप देख रहे हैं, 30वां प्रश्न का आप देखते ही समझ जाइए कि सूची 1 सूची 2 में मिलान करनी है। सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं। आगे की ओर चलते हैं। चलिए इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं तो याद रखिएगा इसमें मिलान करना है तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता आपको मिलान करनी है। तो याद रखिए बताइएगा कि आर्थिक विकास जो है संरचनात्मक परिवर्तन है। ठीक है, जो है संरचनात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए का जो है आपका डी होगा, तो ए का जो है डी होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 2 में है, मतलब ए और आपका सी कट गया। ठीक है, तो आप बताइए कि आर्थिक वृद्धि जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद में है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी का ए होगा। याद रखेंगे सकल घरेलू उत्पाद में, तो याद रखिएगा बी का 1 होना चाहिए, तो 1 है। ठीक है, बी का 1 होना चाहिए, तो चलिए बी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई दिक्कत। तो अब क्या हुआ, संपोषित विकास जो है संपोषित विकास पर्यावरण से है। ठीक है, याद रखेंगे। और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से है। याद रखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बहुत आराम से कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो मेरे दोस्त। आपकी सुविधा के अनुसार मैंने बहुत चेंज किया है और चेंज करूँगा। जिस तरह आप सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब लाइक करेंगे मैं उस तरह का व्यवस्था होता जाएगा, मैं करता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिएगा। आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है, सामान्यता युग्मित होता है, ये जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। और हाँ, थोड़े से और भी कहीं थोड़ा काम होता है तो उसमें बिजी रहता हूँ क्योंकि उधर का भी क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा लेट होंगे तो क्षमा चाहेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है स्फीति के साथ। क्या है, स्फीति के साथ, मतलब इन्फ्लेटेशन जो होता है, इन्फ्लेटेशन जो होता है उसे कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। बताइएगा वास्तविक आय क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। क्या है, 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा क्या होगा, बताइएगा। तो याद रखेंगे 32वां प्रश्न का याद रखेंगे अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगी। याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है। बताइए किन तत्वों का प्रचुरता बढ़ता है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा निकिल और फेरम। क्या है, निकिल और फेरम कहाँ है, तो निकिल और फेरम ऑप्शन नंबर डी सही है। तो निकिल और फेरम में होता है प्रचुर मात्रा में। याद रखिए पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें मानी जाती है। पृथ्वी की जो है कितने परतें मानी जाती है, तो 3 मानी जाती है। 3 में पहला कौन सी मानी जाती है, तो याद रखिए भूपर पट्टी, भू पर पट्टी। याद रखिएगा पट्टी होता है, मेटल होता है, मेटल कहिए, मेंटल कहिए, जो कहना है कहिए। और तीसरा जो आपका होता है कोर या नीफे कहते हैं, कोर या नीफे कहते हैं। तो याद रखिए यही पूछा नीफे में निकेल और फेरम होते हैं। याद रखेंगे, कोई दिक्कत। इस तरह से बहुत सारा है, कोर नीफे क्या होते हैं, उसमें क्या क्या मिला होता है। तो नीफे निकेल को Ni और Fe को फेरम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इससे ज़्यादा डिटेल बाद में। चलिए फटाफट चलते हैं, बहुत लंबा चलेगा। भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है, ये प्रश्न है। बताइएगा किसने किया है, ये बताएंगे। भौगोलिक आवर्धन चक्र का संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 34वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी WM डेविस।
याद रखिए WM डेविस, याद रखेंगे विलियम मॉरिस डेविस नाम है इनका, ऐसे याद रखिएगा। पूरा नाम इनका विलियम मॉरिस डेविस नाम है। 1899 में भौतिक जो चक्र आया था संकल्पना का प्रतिपादन किए थे, याद रखिएगा 1899 में। चलेंगे आगे की ओर। चलिएगा 35वां प्रश्न का जवाब देंगे। 35वां प्रश्न क्या है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, बताइएगा। सुंडा जो ट्रेंच है किस द्वीप के समानांतर स्थित है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जावा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जावा, याद रखेंगे। याद रखिएगा लगभग कितनी मीटर इसकी जो है ये सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ है सुंडा जो है, याद रखिएगा हिंद महासागर में। कहाँ, हिंद महासागर में, याद रखेंगे हिंद महासागर में, याद रखेंगे। और ये जो है इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में पड़ता है, याद रखेंगे। और इसका जो हिंद महासागर का सबसे गर्त कहिए, ये जो सुंडा ट्रेंच है द्वीप जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, याद रखेंगे। गहराई तक जाने वाला है, लगभग इसका जो है याद रखेंगे 7.725 है, याद रखेंगे मीटर है, गहरा है लगभग, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, स्पीड में चलते हैं। थोड़े से शुद्ध उच्चारण पे ध्यान ना देंगे, अशुद्ध उच्चारण पे ध्यान नहीं देंगे, शुद्ध पे ध्यान देंगे। वैश्विक शुद्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, बताइएगा। भारत का स्थान क्या है, आप जवाब देंगे। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान आप जानते हैं कि प्रथम है। दूध के मामले में भारत हमारा प्रथम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। 37वां प्रश्न क्या है, तो याद रखिएगा अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। देखिए योजना पे हम एक विस्तृत महामैराथन डाल दूंगा, आप जरूर देख लेंगे। अटल आवासीय विद्यालय सोते समय जरूर देखिएगा, ये सब सोते समय ज़्यादा जरूरी है, करेंट या जो भी है। तो अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, बताइएगा। और हाँ, किन्हीं ने कमेंट किए थे हमें कि मतलब बुक कौन कौन सा है, तो मैं बुक एक लाया हूँ, बहुत सारा बुक लाया हूँ, मेरे पास रहता है, बिहार एसएससी के लिए है, प्रैक्टिस सेट से लेकर बुक तक है। तो मैं वो बुक आपको एक वीडियो बना के छोटा सा क्लिप 3 मिनट या 4 मिनट का या 5 मिनट का वो वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा कौन सा बुक किसके लिए लीजिए, कहाँ से शुरुआत करना है पढ़ाई का, ठीक है, वो मैं जल्द बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसका आंसर का जवाब देंगे, तो बताइएगा इसका आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, याद रखेंगे। कब किया, तो डेट अगर पूछते अटल आवासीय विद्यालय योजना कब शुरू किया गया, तो याद रखिएगा 1 जुलाई को 2023 को शुरू किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। 38वां प्रश्न का जवाब क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुँहे वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है। बौने एक तारे हैं जिसे पता लगाया गया है वैज्ञानिक द्वारा, 2 मुँह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे जानूस नाम है इसका, याद रखेंगे। ये आकाशगंगा में सिंगल तारामंडल में मौजूद है, सिंगल तारामंडल है एक, सिंगल एस माने सिंगल, याद रखिएगा, सिंगल तारामंडल में मौजूद है जो एवं पृथ्वी से लगभग, याद रखिए पृथ्वी से लगभग 130 प्रकाश वर्ष दूरी जो है, प्रकाश जो है 130 प्रकाश वर्ष दूरी का नाम सुने होंगे। इस बौने तारे का पता लगाया गया है 130 प्रकाश वर्ष दूरी पर, ठीक है, समझ गए। चलिएगा 39वां प्रश्न का दीजिए। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया, बताएंगे। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, आप जवाब देंगे, ठीक है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार जो है 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है राज्य सुब्रमण्यम, याद रखिएगा राज्य सुब्रमण्यम को दिया गया है यह पुरस्कार, याद रखिएगा प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में दिया गया है, याद रखेंगे। और ये याद रखिएगा प्रवासी दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन किसके लिए प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, ये बताइएगा, ठीक है, बताइएगा। 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, ये बताइएगा। ये भारतीय मूल्य, मतलब ये जो राज्य सुब्रमण्यम थे, ये याद रखिएगा क्यों मिला इन्हें, तो इसलिए याद रखिएगा कि भारतीय मूल के अमेरिकीय नागरिक हैं, याद रखिएगा ये अमेरिकीय नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इन्हें मिला। मतलब बाहर से आने वाले को प्रवासी दिवस बोलते हैं, मतलब प्रवासी क्योंकि गांधी जी आए थे। चलिए इसका आंसर तो जवाब दे दिए, लेकिन आप बताइए क्यों आए थे, मतलब इंडिया में क्यों आए, तो इंडिया में आने लौटने का कारण भी तो कुछ होगा, बताइए आप। हेनले पासपोर्ट सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। हेनले पासपोर्ट जो है सूचांक जो है 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान है 85,
याद रखिएगा 85वां स्थान है, याद रखेंगे। ये 2023 का रिपोर्ट है, याद रखेंगे। ये सूचांक जो है ये एक तरह से हेनले जो पासपोर्ट सूचांक है ये मिला था। ये जो भारत का स्थान 50वां है, याद रखेंगे। याद रखिएगा अगर पहला स्थान पे अगर पूछ दे कि ये हेनले जो है पहला स्थान पे, तो सिंगापुर, इस माने सिंगापुर को मिला था, याद रखिए पहला स्थान पे। अगर दूसरा स्थान पे अगर पूछ दे आपसे तो याद रखिए जर्मनी, और जर्मनी है दूसरा स्थान पे। और तीसरा स्थान पे अगर आपसे पूछते तो आप जानते हैं तीसरा स्थान पे आप बताइएगा जापान को, जेपी जापान, याद रखिएगा। इस माने सिंगापुर, याद रखिए पहले स्थान पे था हेनले पासपोर्ट सूचांक में, और दूसरे में जर्मनी, और जेपी जापान जो है तीसरे पे, याद रखिएगा। भारत 85वां पे, 85 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। 41वां प्रश्न का जवाब देंगे। 41वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ई-सारस, ठीक है, ई-सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ई-सारस मोबाइल जो ऐप है ये बताइए किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है, याद रखेंगे। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कब किया गया? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 2023 को किया गया है, याद रखेंगे। याद रखिएगा इसमें क्या है कि महिलाओं को अपने उत्पाद बिक्री की सहूलता देने के लिए, मतलब मदद करने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ई सहारा नाम पड़ा है इसका। चलिए 42वां प्रश्न का जवाब देंगे। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? बताइएगा। ओमान चंडी थे, उनका निधन हो चुका है, जो बताइएगा ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो देखिए ये केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे, याद रखिएगा। ये कब रहे थे? याद रखिएगा। तो 18 हमारे मृत्यु कब हुई? अगर डेट यही आता है तो 18 जुलाई को 2023 को हुआ था, 23 को होता। लेकिन ये उनका जब शासन ओमान चंडी का जो है कब किए थे, मतलब बने थे, तो 11 से लेके 2016 तक ये शासन किए थे। मतलब शासन करने का मतलब चुनाव में जीते थे और मुख्यमंत्री थे, और क्या। चलिए 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइएगा किसने जीता, ये जवाब देंगे। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये बताएंगे। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसमें भारत हमारा जीत गया था, हमारा देश भारत जीता था, याद रखेंगे। और याद रखिएगा यह खिताब भारत ने पाकिस्तान को हरा कर जीता था, मतलब इसे पाकिस्तान जो है उप विजेता रह गया था, याद रखेंगे। विजेता रहा था, याद रखेंगे। और हमारा भारत जो है विजेता रहा था, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महिला जो है याद रखिएगा जूनियर हॉकी एशिया कप में पुरुष एकल हो गया। महिला एकल में बताइएगा तो महिला एकल का खिताब भी भारत ने ही जीता था। महिला में भी याद रखिएगा, महिला में भी भारत जीता था, याद रखेंगे। लेकिन किसे हराकर? तो दक्षिण को, डी माने दक्षिण कोरिया को हराकर, मतलब दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म अच्छा लगे तो करिए। 44वां प्रश्न बताइए। बजट 2023 और 24 में, बजट जो है 2023 और 24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? बताइएगा कितना राशि जो है आवंटित की गई है। ये देखिए इडोटेरिया के तहत ये आंकड़ा है। आपको अगर जो आंकड़ा गूगल जो देता है वो आप अपने हिसाब से कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो देखिए 44वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका है 70,000 करोड़ ये आवंटित करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर और भी बहुत सारे हैं डिटेल, चलिए आगे बाद में बताएंगे। चलिए आगे चलेंगे 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। 45वां प्रश्न क्या बोलता है कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान जो बिपरजॉय जो है का नामकरण किस देश ने किया? बताइएगा किस देश ने नामकरण किया है? 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, याद रखेंगे। जून 2023 में आया था, याद रखेंगे। चलिए और भी तूफान का अगर नाम बताना है तो देखिए मोचा एक तूफान था, उसका नामकरण जो है यमन किया था, याद रखेंगे। मोचा याद रखेंगे। और मैंड्रेस एक तूफान आया था, उसका नाम UAE ने किया था, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और तूफान आया था, उसका नाम है सितरंग। आप सेट प्रैक्टिस 1 किए होंगे तो इसका जवाब सुनेंगे। सितरंग कौन किया था? थाईलैंड। कौन किया था? थाईलैंड, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं तो फिर से बता दूं। तो याद रखिए यमन ने किया था मोचा, याद रखिए मोचा तूफान का नामकरण किया था, मोचा नाम का। भारत आपका तो अभी किया था, किसका किया था बताइएगा नाम उसका, लेकिन याद रखेंगे। थाईलैंड किया है आपका, याद रखेंगे सितरंग, याद रखेंगे सितरंग, ठीक है। अब बांग्लादेश तो अभी आप जाने हैं विपर्ज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब याद रखिएगा सबसे अगर इसके आने से क्या हुआ कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ज़्यादा प्रभावित हुआ था, सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुआ था हमारा भारत में, याद रखेंगे, भारत के राज्य में, याद रखेंगे, ठीक है।
46वां प्रश्न का जवाब देंगे, 46वां प्रश्न का जवाब देंगे, याद रखेंगे, जवाब देंगे। तो जवाब दीजिए कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। देखिए, नवनिर्मित जो संसद था उसका उद्घाटन कब किया गया, ये बताइए। संसद पे मैंने क्वेश्चन बनाया, अगर देखोगे तो जरूर इसका जवाब देंगे। तो 28 मई 2023 को किया गया था, याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है, याद रखेंगे। बिमल पटेल द्वारा ये डिजाइन किया गया है। और अगर संसद का अगर पूछते कि आकार पूछते तो आप बोलिएगा त्रिकोणीय, क्या बोलिएगा, त्रिकोणीय बोलिएगा, है, याद रखेंगे। चलेंगे 47वां प्रश्न का जवाब देंगे। 47वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है, बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। कहाँ है, लंदन। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में, याद रखेंगे। 47वां प्रश्न का जवाब है। अगर पूछ दे कि IMO का संगठन का अगर पूछ दे कि स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में, याद रखेंगे। 1948 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलें, इससे ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। 48वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 48वां है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, ये जवाब देंगे। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे 1949 में किया गया था, याद रखेंगे। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है 1949 में किया गया था, याद जवाब दीजिएगा, मतलब आंसर है, याद रखेंगे। याद रखिएगा केंद्रीय बोर्ड सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है 1949 में किया गया, जवाब जानते हैं। इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछते तो याद रखिएगा दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में, डी माने दिल्ली। ठीक है, दिल्ली मुख्यालय, नई दिल्ली मुख्यालय, याद रखिएगा। ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बोर्ड बना था, अखिल जो है बहुत सारा बोर्ड ऐसा है जिसका डेट आपको मेंशन 49 में करता है। चलेंगे 49वां क्वेश्चन का बताइए, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, ये बताइए। 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिए 19 सितंबर को, 19 सितंबर को मनाते हैं, 19 नवंबर को नहीं, 19 सितंबर को मनाते हैं शौचालय दिवस, याद रखेंगे। अगर पूछते हैं आपसे कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे 19 सितंबर को मनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलिएगा आगे चलेंगे। बताइए कि 5, अगर मान लीजिए आगे चलते हैं, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, आप जवाब देंगे। 12 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व युवा दिवस। अगर विश्व जनसंख्या दिवस पूछे तो 11 जुलाई को बनाते हैं। ठीक है, ये सब सुन लीजिए खाली। विश्व शिक्षा दिवस तो आप जानते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस को मनाते हैं तो 8 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए राष्ट्र में 5 सितंबर, विश्व में 5 अक्टूबर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 50वां प्रश्न का जवाब देंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है। पहले व्यक्ति कौन है, निम्न में से कौन है, बताइएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है, आप जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, पहले व्यक्ति हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और अन्य प्रथम पुरस्कार की अगर बात करें तो प्रथम पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए। अगर चलिए तो भी सुन लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिए देवकी रानी को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम अगर पूछा है तो शंकर कुरूप को बोलिएगा। अगर सरस्वती सम्मान पूछे तो आप प्रथम महिला मतलब पुरुष को बताइए पुरस्कार जो मिला है, वो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन को मिला है। अगर व्यास सम्मान अगर पूछे तो राम विलास शर्मा को मिला है, याद रखेंगे प्रथम है सब। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे मिला है, तो CK नागराज राव को मिला है, याद रखिएगा। ये महिला पुरुष में थे सब। ठीक है, याद रखेंगे। 51 का आंसर का जवाब देंगे। 51 में क्या है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 51 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के हेडलाइट का बल्ब जो है रखा जाता है प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे की ओर चलें। आपके चलते हैं साइंस में अब चले आए हैं, तो आप जानिए रहे हैं। 52 का आंसर का जवाब देंगे। 10 की घात के रूप में 13 का मान क्या होगा, 10 के घात में 13 का मान क्या होगा, 52 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 10 पे पावर 12 होगा, याद रखिएगा। डेका, टेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब जो है मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप में दे दूंगा, जल्द दूंगा, टेंशन ना लेंगे। देना क्या दे रहा हूँ, आप देखते जाइए बस। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे बताइए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, बताइए। मायोपिया जो है, हाइपोमेट्रोपिया जो है, हमको बताइए कि ये सब जो है आँख से संबंधित है, तो बताइएगा किस लेंस द्वारा ठीक करते हैं, ये बताइएगा। तो बताइए 53 का आंसर का जवाब देंगे। तो
मायोपिया हम लोग उत्तल अवतल से करेंगे और हाइड्रोमाइट्रोपिया उत्तल लेंस से ठीक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा हाइपोमेट्रोपिया जो है ना, दूर दिखाई देना किंतु नज़दीक नहीं दिखाई देता, उसे हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं। याद रखेंगे, और जो नज़दीक दिखाई देता है किंतु दूर नहीं दिखाई देता उसे मायोपिया कहते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर चलिए। 54 का एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है, उसका वजन जो है भार कितना होगा बताइएगा। तो नॉर्मल चीज़ है, कितना होगा आप जवाब देंगे। तो आप जानते हैं 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी 19.6 N हो जाएगा। अब कैसे होगा आप बताइएगा। तो अब जानते हैं कि हम जानते हैं, मान लीजिए हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, तो किसी पिंड का वजन जो होता है mg में हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, वजन को mg में होता है, जो कि m का पिंड का द्रव्यमान हम लोग g जो है हमारा m पिंड का द्रव्यमान है, m जो है पिंड का द्रव्यमान है और g जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 2 × 9.8, ठीक है, 9.m को 9.8 ऐड मल्टीपल करेंगे और उसी को करके ऐड कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे, गुना करने पे 19.6 N हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत लंबा डिटेल जाता है, इसलिए शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश किया। अगर समझे तो ठीक, नहीं तो आंसर का जवाब आपके सामने है। किसी वस्तु का किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा 55वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। याद रखेंगे, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर याद रखेंगे। 56वां क्वेश्चन आगे आपके सामने है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं। ध्वनि के किस उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं, ये बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी का जवाब देंगे। क्या देखिएगा, अल्ट्रासोनिक। याद रखेंगे अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक याद रखेंगे। बताइएगा 57 का आंसर का जवाब देंगे। उष्मा के अच्छे अवशोषक जो हैं क्या होते हैं, उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। बताइएगा 57 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी अच्छे उत्सर्जक होते हैं। याद रखेंगे अच्छे उत्सर्जक होते हैं। 58 का आंसर का जवाब देंगे। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए थोड़े से ऊपर हाइड कर देता हूँ। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, इसका आंसर आपके सामने है। उपरोक्त में से एक अधिक भी होगा कि नहीं होगा, ये जवाब देंगे। तो आप याद रखेंगे ये आपके लिए क्वेश्चन कौन सा है आप देख लेंगे। क्वेश्चन है 58, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका 58 है, इसका जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 58 में आप याद रखेंगे कि क्या होगा, तो बताइएगा। तो याद रखेंगे विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक बताइए। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन कहाँ है, 1 ऊपर है, बी के जगह पे केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता की बताइएगा आप क्या होता है, तो कैंडल होता है, तो होता है सी होगा, ठीक है, सी होगा, ठीक है। तो अब बताइएगा विद्युत धारा का 3 है, तो जिसमें 3 है सब में 3 है, चलिए 3 है, क्लियर हो गए। बताइए ताप केल्विन है, 1 होता है, चलिए ये तो गलत हो गया, चलिए ये कट गया, मान लीजिए तब तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बताइएगा ज्योति तीव्रता में एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता जो है कैंडल होता है, तो ज्योति तीव्रता में कैंडल होता है, 2 होगा, ठीक है। तो इसमें 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो एक 4 बचा, तो 4 ये आपका पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे को। 59 का आंसर का जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, ये बताएंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। तो प्रधान क्वांटम की संख्या को ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलेंगे। बताइएगा निम्नलिखित में से आपके सामने ऑप्शन है 60वां कि निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की अगर पहचान करना है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ओजोन परत सूर्य के अवरक्त के विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये बता रहा है, तो ये आपका गलत पहचान कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे, और सब जो है सही है। चलते हैं आगे की ओर। चलिए 61 का आंसर का जवाब देंगे। फ्लोरोसिस जो है अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बताएंगे
क्लोरोसिस जो है अस्थि रोग किसके उपस्थिति के कारण होता है, ये जवाब देंगे। 61 का आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी में फ्लोराइड होते हैं। याद रखेंगे पानी में फ्लोराइड होते हैं, ये जवाब देंगे। चलेंगे 62 का आंसर का जवाब देंगे। 62 का आंसर का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है, बताइएगा। 62 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वैकेलाइट होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, वैकेलाइट होता है। याद रखेंगे फिनॉल होता है एक तरह से, फिनॉल जो होता है ना, वैकेलाइट फिनॉल कहते हैं उसे। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा नन रिक्यूडिंग शुगर जो है कहते हैं, अपचायक शर्करा जो होता है कहाँ होता है, बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज में। ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे। 64वां प्रश्न का जवाब देंगे। 64वां प्रश्न है, फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है, बताएंगे। क्षारीय विलयनों में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीन और गुलाबी। क्या होता है? रंगीन और गुलाबी। याद रखेंगे। 65 का आंसर का जवाब देंगे। 65 में है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई है। याद रखेंगे गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी का चाशनी बनाई गई है, मतलब सीरा कहते हैं। ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल अलग हो गए। चीनी का जो है क्रिस्टल जो है अलग हो गया। यह इंगित करता है, क्या करता है बताइएगा, क्या इंगित करता है, ये बताएंगे। 65 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे साइंस का बहुत ही सटीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा है मेरे दोस्त, ये प्रश्न ना माने। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत चालन नहीं करते कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत चालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? 66 का याद रखेंगे। अधातु, अधातु पर मैंने नहीं लाया है भैया, धातु का डाला है छोटा सा क्लिप, सेकंड आने वाला है, धातु का ही सेकंड आने का। 2 नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, बताएंगे। नोड्स के तने को कहा जाता है, क्या कहते हैं? 67 का आंसर का जवाब देंगे। तो इंटरनोड, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनोड कहते हैं। याद रखेंगे। चलिएगा, ज़्यादा लेट हो जाता है। चलिए, जूट पौधे में किस भाग से प्राप्त होता है? जूट के किस भाग से प्राप्त होता है? याद रखिएगा, इसे मैंने शाखा में बता चुका हूँ, ठीक है, पौधे के जीव वैज्ञानिक शाखा में बता चुका हूँ, बताइएगा। 68 का आंसर का जवाब देंगे तनाव, ऑप्शन नंबर सी, तनाव। चलेगा 69 का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। बीज और फलक किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फलक जो है किसके द्वारा बनते हैं? 69 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, अंडे से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। 70 प्रश्न है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस से निकलने से बनता है, बताएंगे। बीज में छिद्र जो है किस गैस से निकलने से बनता है? 70वां प्रश्न, 70 का प्रश्न का तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 से इंडिकेट करते हैं, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की, चलिएगा आगे की ओर जवाब दीजिए कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है, बताइएगा। कोशिका झिल्ली के लिए, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसी का सही होगा। चलिएगा 72 का आंसर का जवाब देंगे। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किस कारण से नहीं फैलता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के काटने से HIV टेस्ट नहीं बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, चलिए आगे चलेंगे। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, बताइएगा। कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया द्वारा होता है, याद रखेंगे। 74वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारे शरीर में नहीं होता है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में एक चीज़ नहीं होते, वो होते हैं विटामिन ए, याद रखेंगे। विटामिन जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, याद रखेंगे। मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है, किंतु विटामिन B12 हो गए, डी हो गए और के हो गए, इसका अपवाद है, बस शरीर में होते हैं, याद रखेंगे। 75वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, चलिएगा, बताइएगा। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाली हार्मोन्स कौन सी है, तो याद रखिएगा आपके लिए TSH है, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थायरोट्रोपिन, क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन बोलते हैं, याद रखें थायरोट्रोपिन, जिसे हम लोग कहाँ करते हैं, हार्मोन्स कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। बहुत आराम से मैंने करवाया है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने सुधार भी की है और सुधार करता रहूँगा, क्योंकि सीखता है वही जो आप सिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।